मैं नीरज कुमार शर्मा सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर से आज हम कक्षा 7 में एक पाठ का अध्ययन करेंगे। सभी भैया बहन बताएंगे कि जो हमारा घर होता है इसकी रचनात्मक इकाई क्या होती है, या मैं कहूँ कि जो घर होता है हमारा इसको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ईंट की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं कहूं कि ये ईंट किससे मिलकर बनती है। ये जो ईंट है ये मिट्टी से मिलकर बनती है। अब जो ये ईंट है हमारी ये क्या कहलाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। ये जो ईंट है हमारी ये एक पदार्थ कहलाती है। आज हम छात्रों पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति का अध्ययन करेंगे। पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। ये पदार्थ क्या होता है, इसकी क्या प्रकृति है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। अब मैं प्रश्न करता हूं आपसे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जिसे हम बोलते हैं मैटर, बताइए। चलिए मैं बता रहा हूं आपको। आप ये देख रहे हैं, ये कुछ वस्तुएं मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारी लकड़ी है, ये कुछ अन्य पदार्थ है जिसे स्पंज कह सकते हैं, ये हैं डस्टर, ये आपने देखा होगा ये जल है। प्रकृति में हमें दिखाई दे जाते हैं और इन वस्तुओं को हम देख भी सकते हैं और इनको हम जो है छू भी सकते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम न तो देख सकते और न ही हम इनको छू सकते। जैसे गुब्बारा है, इसमें हम जो यदि हम वायु भरते हैं, ये गुब्बारा देख रहे हैं, इसमें जो वायु है ये हमें केवल महसूस दे रही है, हम इसको छू नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड में वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है और जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उन्हें हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। अब ये एक होता है इसमें द्रव्यमान, भार और ज्ञानेंद्रिया। द्रव्यमान वह होता है किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। और ये जो द्रव्यमान होता है ये निश्चित होता है। स्थान चाहे हम परिवर्तन भी कर लें, इसका मान निश्चित ही रहता है। जैसे ये हमारे पास लकड़ी है, इस लकड़ी का यदि हम वजन तोलते हैं तो उतना ही रहेगा। मान लिया 15 ग्राम आ जाए या 20 ग्राम आ जाए, तो हर कहीं भी आप किसी भी स्थान पर ले जाएं तो उसका जो वजन होगा वो निश्चित होगा, 15 ग्राम या 20 ग्राम। दूसरी बात आती है हमारी भार की। भार, वजन या वेट तीनों ही एक ही होते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, उस वस्तु का भार कहा जाता है। और भार बल के बराबर ही होता है और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। स्थान हम बदलते हैं तो वस्तु का भार भी बदल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद ज्ञानेंद्रियों की। अब ये आया कि पदार्थ वह है या वे वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है और जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं। तो ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं? ज्ञान इंद्रियां मनुष्य के वे अंग होते हैं
मनुष्य के वे अंग होते हैं जो देखने, सुनने और गंध, स्वाद, ताप आदि का पता लगाते हैं, उन्हें हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो वे अंग जो हमें वातावरण के परिवर्तनों का उनको महसूस कराते हैं, उनका ज्ञान कराते हैं, उन्हें ज्ञानेंद्रिया कहा जाता है। और ज्ञानेंद्रिया हमारी 5 होती हैं, संख्या में 5 होती हैं। नंबर 1 हमारा होता है आंख, दूसरा होता है हमारा नाक, कान, त्वचा, जीभ। 5 ज्ञान हुई। हम देख रहे हैं इनको। जैसे नंबर 1 है हमारा आंख। आंख का क्या कार्य होता है? देखना। नाक गंध का ज्ञान कराना, कान सुनने का कार्य, त्वचा स्पर्श आदि का, और जीभ का जो कार्य होता है ये स्वाद का कार्य होता है। यहां पे एक प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है, प्रत्येक के क्या क्या कार्य होते हैं, इनकी एक सारणी आप बनाएंगे। एक तरफ ये अंग लिखेंगे, ज्ञानेंद्रिया लिखेंगे, और दूसरी तरफ आप उनके कार्य बताएंगे। इसे सारणीबद्ध करना है। अब हम बात करते हैं आगे कि पदार्थों का वर्गीकरण क्या है। हम बात करते हैं इससे आगे कि पदार्थों का वर्गीकरण क्या है। पदार्थों का वर्गीकरण किसे कहते हैं? पदार्थों का वर्गीकरण अपने चारों ओर हम क्या देखते हैं? सभी वस्तुओं को देखते हैं या उनको अनुभव करते हैं, परंतु ये जो वस्तुएं होती हैं कैसे बनी है, इनका आकार, आकृति और रंग आदि कैसा है। तो वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर, उपयोग के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, जिससे उनकी पहचान आसानी से हो जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हम इस चार्ट में देखेंगे भी पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में कई प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 हुआ हमारा संरचना के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। इसमें जो संरचना होती है 2 प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। बाह्य संरचना, जिसको हम कहते हैं भौतिक वर्गीकरण भी कहते हैं, और इसमें जैसे हम देखते हैं भौतिक वर्गीकरण में देखते हैं हम ये आप देख रहे हैं कोई लकड़ी है, और ये देख रहे हैं इसके अंदर जल है और भी अन्य पदार्थ हो सकते हैं। तो उनको देखने के आधार पर कि वो उसकी प्रकृति कैसी है, वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है हमें। जैसे हम सेब देखते हैं, आम देखते हैं, उनको अपने हाथों से स्पर्श करते हैं तो हम देखते हैं कि, या लकड़ी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसका एक निश्चित आकार हमें दिखाई दे रहा है, और इसका आयतन, अगर इसका वजन भी करते हैं तो इसका आयतन भी निश्चित होता है। तो वे पदार्थ जिनका आकार, पहले हम बात कर रहे हैं ठोस की, तो वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उनको हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हुआ, पैन, मेज, कुर्सी, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हो जाएंगी। दूसरी हम बात करते हैं इसी के अंदर बाह्य संरचना के अंतर्गत ही द्रव अवस्था की। दूसरी जो अवस्था होती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में हम
देखते हैं कि आप ये जल देख रहे हैं, यो इस बोतल में है। अब इस जल को हम बोतल से किसी दूसरे पात्र में कर देते हैं या किसी दूसरे बर्तन में कर देते हैं, तो पहले इस जल ने इसका आकार ग्रहण किया हुआ है। इसका आयतन आप देख रहे हैं, मान लीजिए इतनी है, ये 20 ml हो, तो मान लिया हमने इसमें गिलास में कर दिया, तो अब हम देख रहे हैं कि ये पानी का बोतल इस गिलास में डाला है हमने, और ये इसका भी आकार ग्रहण कर रहा है। तो कहने का, लेकिन इसका जो आयतन है वो निश्चित है। तो द्रव को हम कहेंगे कि वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, उन्हें हम द्रव पदार्थ कहते हैं। द्रव पदार्थ के बहुत उदाहरण हो जाएंगे, जल, दूध, पेट्रोल, डीजल आदि अन्य बहुत सारे उदाहरण आपको प्रकृति में मिल सकते हैं। तीसरी बात हम करते हैं गैस की। गैस अवस्था, तीसरी बात हम कर रहे हैं गैस अवस्था की। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम देख रहे हैं, जैसे धूप बत्ती है। ये तो धूप बत्ती का धुआं आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे वातावरण में चारों ओर जा रहा है, चारों ओर फैल रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये क्या हुए? ये गैस है। तो गैस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं, उन्हें हम गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन गैस आदि बहुत सारी गैसें हो सकती है। इसके बाद हम एक बात करते हैं कि जो ठोस होते हैं हमारे, इसके दो रूप होते हैं। ठोस के रूप, अर्थात यदि हम कहें, यह कह सकते हैं कि ठोस दो रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से दो ठोस हो सकते हैं? जैसे एक होता है हमारा दृढ़ पदार्थ, दूसरा होता है हमारा प्रत्यास्थ। पहले की बात करते हैं हम दृढ़ पदार्थ की। अब ये हम लकड़ी ले रहे हैं या हम कोई ठोस पदार्थ ले रहे हैं, यदि हम इसको दबाते हैं तो ये दबते नहीं है, बल लगाएं दबेंगे नहीं, ज्यों के तू रहेंगे। ऐसे कोई और ठोस पदार्थ भी हम ले सकते हैं, जैसे वस्तु ले रहे हैं हम, इसको यदि हम दबाने लगे तो ये नहीं लगेगा, दबेगा। तो वे पदार्थ जिन पर बल लगाने से उनके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम दृढ़ पदार्थ कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? दृढ़ पदार्थ कहते हैं। उदाहरण आपको बताए, जैसे कि लकड़ी हो गई या कोई धातु का गुटका हो गया, ईंट हो गया, ये दृढ़ पदार्थ के उदाहरण हो गए। दूसरे हम बात करते हैं प्रत्यास्थ की। प्रत्यास्थ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर हम कोई बाह्य बल लगाएं यदि, और बाह्य बल लगा लेने के बाद में उससे बल हटा दिया जाए, तो क्या होगा? वे पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें हम प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। जैसे रबर का गुटका हो सकता है, उसे अगर हम दबा रहे हैं तो, लेकिन अगर बाह्य बल हटा दें उससे, तो वो अपने पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। हमारा जो पेट है, हम इसको अंदर कर सकते हैं, बाहर, जैसे कपालभाति आदि करते हैं। तो ऐसे ही इसमें हम क्या करते हैं? प्रत्यास्थ पदार्थ हुए जिनको हम बाह्य बल लगा रहे हैं, लेकिन जब वो पुनः हम उससे बाह्य बल छोड़ देते हैं, बाह्य बल लगाना बंद कर देते हैं, तो वे पुनः अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। ऐसे पदार्थों को हम प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। जैसे रबर का गुटका
पेट, स्प्रिंग आदि। अब आगे बात करते हैं हम दूसरे भाग की बात करेंगे हम। इसी में आया हमारा आंतरिक संरचना, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। इसको भी हम क्या करेंगे कि आप चलिए उदाहरण देखते हैं हम। जैसे आपने देखा होगा कि जब बढ़ई लकड़ी को काटते हैं तो उसके जो बारीक बारीक कण होते हैं वो बहुत ही नीचे गिरते रहते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे चौक के द्वारा लिखते हैं तो जो उसके कण होते हैं बारीक बारीक टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि छोटे छोटे कणों को विभाजित करने पर जो कण हमें प्राप्त होता है उसे अणु कहते हैं। अर्थात पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसे अणु कहा जाता है। इसी प्रकार से हम परमाणु की बात कर रहे हैं। यदि हम अणुओं को, जो एक कण जैसा भी आपको उदाहरण बताया चौक के छोटे छोटे कण, यदि हम इन अणुओं को विभाजित कर दें तो जो प्राप्त कण होंगे उनको हम परमाणु कहते हैं। और अणु परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे उसे परमाणु कहते हैं। और पदार्थों के अणुओं की संरचना के आधार पर जो पदार्थों की अवस्था है वो पुनः फिर 3 अवस्थाओं में बांटी गई है, ठोस, द्रव, गैस। अभी हम इसका चार्ट देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो पदार्थ होते हैं हमारे, इनको अणुओं की संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि अभी बताया था आपको, एक बाह्य संरचना के आधार पर, अर्थात जैसे हम देख रहे हैं वस्तुओं को ठोस, द्रव, गैस, ये हमारा हुआ था भौतिक वर्गीकरण। इसी प्रकार से हम दूसरी बात करते हैं हम आंतरिक संरचना की, अर्थात जिसको हम रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आंतरिक संरचना के आधार पर ये जो ठोस, द्रव, गैस है, इनकी जो संरचना है ये कैसे बनती है। जैसे हम पहली अवस्था देख रहे हैं, इसमें जो ठोस के अणु हैं ये बहुत ही अत्यंत पास पास हैं इनके अणु, और इनमें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परबल बल के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। इनके बीच में अंतरा आणविक स्थान बहुत कम है और अंतरा आणविक बल इनके बीच में बहुत ही अधिक, अर्थात परबल बल लगा हुआ है इनके बीच में। दूसरी हम बात करते हैं द्रव अवस्था की। द्रव अवस्था जो होती है, इसके जो अणु होते हैं ठोस पदार्थों की अपेक्षा आप देख रहे होंगे कि इनके अणु बहुत थोड़े दूर दूर से फैल रहे हैं, अर्थात जो इनके अणु हैं वे ठोस की अपेक्षा दूर दूर है। इनमें जो अंतरा आणविक स्थान बीच में आप स्थान देख रहे हैं, बीच बीच में, ये क्या है, ठोस की अपेक्षा इनमें आणविक स्थान अधिक है। तीसरी हम बात करते हैं द्रव अवस्था की। जो इनके अणु हैं ये बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। यदि जैसा वातावरण है हमारा कमरे में है और द्रव के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर फैले होते हैं। जैसे हम किसी परफ्यूम को खोल दें या धूप बत्ती को जला रहे हैं हम, तो उसकी जो सुगंध होती है वो बहुत दूर ही हमें बहुत दूर से ही हमें उसकी गंध आ जाती है, क्योंकि इसके गैस अवस्था के होते हैं, जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर गति कर सकते हैं। और इनमें अंतरा आणविक स्थान ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। अंतरा आणविक बल बहुत ही कम होता है इनके अंदर। तो ये क्या हुआ, आंतरिक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव, गैस हुए। अर्थात जो ठोस होता है इनकी जो आकार और आयतन होता है वो दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव की जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है जबकि आयतन निश्चित होता है। जबकि जो गैस अवस्था होती है इसका जो आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आगे की। हमारा जो वर्गीकरण हुआ पहला हुआ संरचना के आधार पर। अब हम बात करेंगे जल में घुलनशीलता के आधार पर। जल में घुलनशीलता के आधार पर हम कहेंगे कि जो ये पदार्थ है हमारे 2 प्रकार के हुए। एक हुआ हमारा विलेय पदार्थ, दूसरा हुआ हमारा अविलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ की हम बात कर लेते हैं। जैसे
वे पदार्थ जिनको हम जल, यदि हम जल में घोलें इनको विलेय पदार्थ को, तो वे आसानी से जल में घुल जाते हैं। इसके लिए हम उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। जैसे हम ये ले रहे हैं, हम ये हमने देखा नमक, नमक लिया हमने, और ये हमारा क्या है, जल। इसमें हम घोल देते हैं इसको, तो हम क्या देखते हैं इसमें कि जो नमक है ये आसानी से इसके अंदर घुल गया। इसी प्रकार से दूसरा पदार्थ हम ले सकते हैं, यदि हम इसमें चीनी को घोल दें तो चीनी भी इस जल में आसानी से घुल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वे पदार्थ जो जल में आसानी से घुल सकते हैं उनको हम विलेय पदार्थ कहते हैं। तो ये घुल जाएंगे, जैसे हम घोलेंगे आसानी से। उदाहरण हो गए हमारे जैसे नमक और चीनी। इसी प्रकार से हम दूसरे पदार्थ की बात करते हैं, अविलेय पदार्थ की। तो अविलेय पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनको हम जल में घोलते हैं और वे घुल न पाए तो उन्हें हम अविलेय पदार्थ कहते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो जल में आसानी से न घुलें। यदि हम रेत को, जैसे लोहे का बुरादा भी हो सकता है, लोहे का बुरादा भी हो सकता है, लकड़ी का बुरादा भी हो सकता है, और यदि हम इस रेत को हम इस पानी के अंदर घोलते हैं तो हम बात कर रहे हैं दूसरे की पदार्थ की, अविलेय पदार्थ। तो हम इसको रेत को घोलते हैं तो हम देखते हैं कि ये रेत इसके अंदर नहीं घुलेगा। ऐसे लोहे का बुरादा या फिर जो है इसमें लोहे का बुरादा या लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुलेगा। ये हमारे अविलेय पदार्थ हुए। इसके बाद हम बात करते हैं जल के सापेक्ष भार के आधार पर। जल के सापेक्ष जो भार होता है, एक होते हैं हल्के पदार्थ, एक होते हैं भारी पदार्थ। जैसे सरसों का तेल आप जल के अंदर डालिए सरसों के तेल को तो वह घुल नहीं पाएगा। सरसों का तेल यदि हम डालेंगे जल के अंदर, क्योंकि जो सरसों का तेल होगा वो हल्का होगा। अब मैं आपको डाल रहा हूं, दिखा रहा हूं। इसे आप चाहे कुछ भी कर ले, थोड़ी देर के लिए आप रख लीजिए, लेकिन ये घुलेगा नहीं, क्योंकि तेल हमारा हल्का पदार्थ हुआ। इसी प्रकार से हम दूसरे बात करते हैं लोहे की कील की, भारी पदार्थ की। हम एक कील लेते हैं, ये हम कील ले रहे हैं लोहे की। यदि हम इसको इसमें डाल देते हैं तो ये इसके अंदर क्या होगा, अंदर डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लोहे की कील होती है वो भारी होती है। ऐसी रेत भी उसी के अंदर डूब जाता है। अब आगे बात करते हैं हम नंबर 4, जो वर्गीकरण है हमारा पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता किसे कहते हैं? कि पदार्थों के आर पार दिखाई देने वाला गुण, जिसके अंदर हमें प्रकाश दिखाई दे सके, उसे हम पारदर्शिता कहते हैं। और पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके हम आर पार प्रकाश को देख सकते हैं, उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, जल, जैसे हम ये जल की बोतल देख रहे हैं, इसके हम आर पार देख सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी का गुटका हो या लोहे की चादर हो या दफ्ती होती है, उसके अंदर हम नहीं देख सकते। तीसरे हम बात करते हैं अल्प पारदर्शी पदार्थ की या पारभासी पदार्थ की। तो वे होते हैं जिनमें प्रकाश धुंधला सा दिखाई देता है, जिनमें प्रकाश धुंधला सा दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इस पेपर की। तो हम यदि हम देखें इसको तो हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, और यदि हम इसके ऊपर तेल डाल देंगे तो क्या होगा, यदि हम इसके अंदर तेल डाल देंगे तो हमें प्रकाश कुछ धुंधला दिखाई देगा।
तो अल्प पारदर्शी पदार्थ होते हैं जिनमें प्रकाश धुंधला या आंशिक रूप से दिखाई देता है, उनको हम अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5, चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों के प्रकार। चुंबकत्व, चुंबक द्वारा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जो होता है वो चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ये चुंबक दिखा रहा हूं मैं, ये लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को ही हम चुंबक कहते हैं। ये कील है लोहे की और ये इस चुंबक पे लग रही है, तो इस गुण को हम क्या कहेंगे, चुंबकत्व कहेंगे। और चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चिपकते नहीं है, चुंबक में नहीं चिपकते हैं, जैसे हमारा तांबा, सोना, चांदी। दूसरा हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो मामूली से चिपकते हैं, जैसे प्लेटिनम, सोडियम, मैग्नीज। और तीसरे नंबर का जो पदार्थ होता है लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, लोहे की कील है, यदि हम इस पे चिपकाएं तो आसानी से चिपक रहा है तो इसे लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जो लोहे के साथ तेजी से चिपकता है, इसे हम लोहा, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट आदि। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम, कठोरता के आधार पर। कठोरता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ। मुलायम पदार्थ वे पदार्थ जो आसानी से दब जाते हैं, जैसे ये स्पंज देख रहे हैं हम, स्पंज क्या है, आसानी से दब रहा है। ऐसे ही हम ये देख रहे हैं रुई, रुई ये आसानी से दब रही है, तो ये क्या हुआ, मुलायम पदार्थ हुआ। ऐसे ही कठोर पदार्थ जो आसानी से दबते नहीं है, जैसे लोहा, ये लकड़ी ले रहे हैं हम, लकड़ी आसानी से नहीं दबती है, तो इसलिए हम कठोर पदार्थ कहते हैं। आज अब आप क्या करेंगे गृह कार्य में, अपने घर में पाए जाने वाली पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी वस्तुओं की सूची बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि 3 ठोस, द्रव तथा गैस के उदाहरण घर पर ढूंढने हैं।